लेकिन आज के दिन की एक हकीकत यह भी है कि 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार को दोबारा आने से रोकने के लिए पटना में तमाम विपक्षी नेता इकट्ठा हुए। इसमें हर पार्टी का अपना एजेंडा हो सकता है। 2 घंटे तक इन नेताओं ने 2024 में नरेंद्र मोदी को कैसे रोकें इसके लिए रणनीति भी बनाई, लेकिन अब इतना ही तय हो पाया है कि 15 दलों के नेता ये कोई फॉर्मूला आज तो नहीं दे पाए जिससे ये लगे कि बीजेपी को रोकने के लिए इन्होंने कोई रणनीति बनाई है, लेकिन इतना तय हुआ कि अगली बार कब मिलेंगे। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिस सीक्वेंस में नेताओं को बोलने का मौका दिया गया उससे यह भी लगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बड़े भाई की भूमिका में देखना होगा। सभी पार्टियों के नेता एक एक करके बोले, लेकिन कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों ने अपनी बात रखी। नीतीश कुमार मेजबान थे, उन्होंने सबसे पहले इशारा राहुल गांधी की ओर किया। 2 बार कहा आप ही कहिए, आप ही बोलिए। इतने पर भी राहुल गांधी ने इशारा और माइक जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के आगे कर दिया। आम आदमी पार्टी की बात कीजिए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच केंद्र सरकार के दिल्ली के अध्यादेश को लेकर आज बैठक के अंदर भी बहस हुई, यह खबर है। और आम आदमी पार्टी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आई और उसने साफ कर दिया कि जब तक कांग्रेस पार्टी दिल्ली के ऑर्डिनेंस पर अपना रुख साफ नहीं करती है तब तक अरविंद केजरीवाल भविष्य में किसी और विपक्ष की ऐसी बैठक में नहीं जाएंगे। मतलब वो शिमला जाएंगे या नहीं यह भी अभी साफ नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी की आपत्ति को दरकिनार करते हुए विपक्ष की अगली मीटिंग कांग्रेस रूल स्टेट हिमाचल प्रदेश में होगी। 10 या 12 जुलाई की टेंटेटिव डेट भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने दे दी, इस पर सहमति बन गई है। इन तमाम बातों से ऐसा लगता है कि एंटी बीजेपी एंटी मोर्चा बनाने में कांग्रेस पार्टी बिग ब्रदर के रोल में होगी। अब सवाल यह है कि कांग्रेस को यह अहमियत हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जीत के बाद मिल रही है। इन दोनों ही राज्यों में उसने सीधी लड़ाई में भाजपा को हराया है। सवाल यह भी है कि क्या 2024 में मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई की अगवानी कांग्रेस पार्टी ही करेगी और क्या 2024 में भी मुकाबला मोदी बनाम राहुल गांधी ही होने जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले और राहुल गांधी ने भी इतना ही कहा कि हमारे मतभेद जरूर हैं लेकिन हम एक हैं और एक होकर ही लड़ेंगे। सुनिए। जैसे आप जानते हैं, हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है जिसको हम शेयर करते हैं उसकी हम रक्षा करेंगे। जैसे खारगे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा, कुछ ही समय में अगली मीटिंग होगी और ये जो आज हमने बातचीत की उसको हम थोड़ा और गहराई में ले जाएंगे। मगर ये एक प्रोसेस है, ऑपोजिशन यूनिटी की एक प्रोसेस है और यह बहुत गहरी तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। एक चीज हुआ, पटना में मीटिंग मैंने बोला था इसी के लिए नीतीश जी को कि पटना से जो शुरू होता है उसका एक जन आंदोलन रूप होता है। मीटिंग अच्छा हुआ है। 3 चीज नजदीक में है जो रिजॉल्व हुआ है। नंबर 1, वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है। दूसरी बात है वी विल फाइट यूनाइटेडली, ये दूसरी बात है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। तीसरी बात ये हुआ है कि हमारा लड़ाई, हमको अपोजिशन मत बोलो, हम लोग भी देश का सिटीजन है, हम लोग भी पैट्रियोटिक है, हम भी देशप्रेमिक है, हम भी भारत माता कहते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट कानून ले आएंगे जो काला कानून, हम लोगों ने एक साथ में मिलके वो काला कानून का खिलाफ में हम लोग लड़ाई करेंगे। हमको खून बहेगा बहने दो, लेकिन हम देश को, जनता को रक्षा करेगा, नहीं तो इंडिया नहीं रहेगा। अगर ये चुनाव में फिर वो लोग आ जाए तानाशाही गवर्नमेंट तो नेक्स्ट देश में चुनाव ही नहीं होगा। तो आपने देखा
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी एक के बाद एक आरोप लगाना शुरू किया विपक्ष के तमाम नेताओं के ऊपर। हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से चरण सिंह सापरा साहब। सापरा साहब, बहुत स्वागत है आपका। सुधांशु त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी से बस चंद लम्हों में हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। सापरा साहब, आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्मृति ईरानी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कर रही थी विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और उन्होंने कहा कि ये एक अनहोली अलायंस है, अनैतिक गठबंधन है और इस अनहोली अलायंस के साथ अनहोनी होना तय है। एक एक नेता का नाम लेके उन्होंने बताया कि आज ये कैसे ये सारे के सारे नेता जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की खिलाफत करके, मुखालफत करके उन्होंने अपनी जमीन बनाई, कैसे साथ दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी का? देखिए, मुझे तो हैरत है कि जिस तरह से स्मृति ईरानी जी ने कहा, और इसके अलावा वो कहती भी क्या, उनके पास में और क्या था कहने के लिए, यानी उनकी दुकान में और सामान क्या था जो उन्होंने कहा। वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो रोल है वो उन्होंने निभाया है। उन्होंने यही नेता, अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ में सरकार बनाते हैं या पीडीपी उनके साथ में सरकार बनाती है तो वो ठीक होता है, लेकिन अगर वो कांग्रेस पार्टी के साथ या विपक्षी पार्टियां सब इकट्ठी होती हैं तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यानी ये करे तो चमत्कार और हम करें तो गुनहगार। अब हमारी खामियां निकालना तो उनका फर्ज है ना। यही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी डरती है, भारतीय जनता पार्टी भी सहमी हुई है कि अगर ये विपक्षी पार्टियां सब इकट्ठी हो गई तो जो 67% या 68% वोट बैंक जो है, जो भारतीय जनता पार्टी को 2019 में नहीं मिला है, वो अगर इकट्ठा हो गया तो फिर 2024 में इनका सुपड़ा साफ हो सकता है। तो स्मृति ईरानी जी का जो वक्तव्य था वो, उससे कोई हमें हैरत नहीं है जी। लेकिन वो बेचैन होकर के कह रही हैं भारतीय जनता पार्टी इस विपक्षी एकता से डर रही है, इसीलिए उन्होंने इस तरह का वक्तव्य किया है। अच्छा, सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुधांशु जी, सापरा साहब है दूसरी तरफ, और उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता जिस तरीके से सुबह से रिएक्ट कर रहे हैं, जेपी नड्डा साहब, अमित शाह जी, स्मृति ईरानी जी, उससे साफ है कि डर बीजेपी के खेमे में, सहमे आप लोग हुए हैं। अभी उन्होंने कहा कि भाई 37% वोट बीजेपी को मिला था, यहां तो 63-64% वोट एक हो रहा है। देखिए, दो बातें कहूंगा। जो डर की बात कह रहे हैं सौरभ जी, जो झुंड में चलते हैं वो डरे हुए होते हैं, या जो अकेला चलता है वो डरा हुआ होता है। मेरे ख्याल से देश को और दुनिया को अच्छी तरह पता है। और जो 63-64 की बात कह रहे हैं जनाब, ये वो पार्टी है जिसने 50 साल देश पे राज किया 32% 33% वोट पे। इवन स्वर्गीय राजीव गांधी जी को जब 400 की मेजॉरिटी मिली थी तो 40-42% वोट मिला था। क्या बचकाना तर्क देते हैं, सारा मिलके एक हो जाएगा जनाब। इतनी आसान मैथमेटिक्स होती राजनीति की तो फिर राजनीति की आवश्यकता किसी कुशल राजनीतिज्ञ की पड़ती ही नहीं, कंप्यूटर ही जोड़ देता। उत्तर प्रदेश में था तो सपा बसपा का वोट हमसे ज्यादा था, मिलके हो गया था क्या? उससे पहले कांग्रेस और सपा साथ साथ लड़ी थी तो सारा वोट ट्रांसफर हो गया था क्या? ऐसा नहीं है। वास्तविकता क्या है कि आज परिस्थिति यह है कि जो बिहार में ये लोग एकत्र हैं, महत्वपूर्ण बात क्या, 23 जून का दिन 25 जून से कितना नजदीक, जिस दिन आपातकाल लगा था। और यही बिहार की धरती थी, यही लालू प्रसाद यादव जी थे जो कांग्रेस से इस कदर प्रताड़ित थे कि मीसा में जेल में थे। युवा पीढ़ी को नहीं याद होगा, वैसे तो हम लोग के भी होश संभालने से पहले की बातें हैं। मीसा का मतलब था MISA, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और एक होता था DIR, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल। अगर आपने ये कह दिया इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है तो जेल और उसके बाद कोर्ट में जाने का अधिकार भी नहीं। और लालू यादव जी उसी नियम के तहत जेल में थे, और उनकी बेटी जब हुई थी तो उसका नाम मीसा इसीलिए रखा था। आप सोचिए, वो नीतीश कुमार जी, वो लालू यादव जी आज उसी पटना में जयप्रकाश नारायण की भूमि के ऊपर जो कांग्रेस को उखाड़ने का संकल्प लिए थे, कांग्रेस के झंडे तले आ गए, झंडा बरदार हो गए, तब सत्ता से लड़ने के लिए, अब सत्ता को पाने के लिए। अब दूसरा मैं बताता हूं और महत्वपूर्ण बात, पटना ये वो धरती है जहां इस देश के इतिहास में पहली बार कोई एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया। लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए, तब मोदी जी, अमित शाह जी नहीं थे। अरे भाई, मोदी जी तो मुख्यमंत्री भी 2001 में बने हैं, भाजपा की भी सरकार नहीं थी, जनता दल की ही सरकार थी। लालू यादव जी इस पार्टी में थे और कांग्रेस के समर्थन में थी। और वही लालू यादव जी आज साहिबे मसनद हैं उस आंदोलन के, या जो उस जो मीटिंग के असली सद्र तो वही है ना।
नीतीश कुमार जी तो डाकिए वाली स्थिति में है, संदेश वाहक, इधर जाओ उधर जाओ, सबको बुला के लाओ। जलवा तो आज की डेट में बिहार में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जी का है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक नारा था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। आज मुझे लग रहा है बिहार में बहार है, भ्रष्टाचारियों की कतार है, मोदी के नफरत से इनका दिल जार जार है, बचाना सिर्फ अपना परिवार है। यूं बिहार में नीतीश कुमार है। अच्छा चलिए, सापरा साहब इन तमाम बातों का जवाब दे चूंकि, लेकिन आपने लालू यादव का जिक्र छेड़ा तो सबसे अंत में वो बोले, लेकिन देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि अब हम पूरी तरह फिट हो गए हैं, अब मोदी जी को फिट कर देंगे। बीजेपी का, मोदी जी का बुरा हाल होने वाला है। ये गदा इस बार हनुमान जी ने चलाई ऐसी बीजेपी के ऊपर कर्नाटक से साफ हो गए। हनुमान जी हमारे साथ हैं, ये लालू जी के बोल थे आज। सुधांशु जी, लालू यादव जी जो बोल रहे थे, देखिए मैं कहता हूं राजनीति में कितना बड़ा परिवर्तन आता है सौरभ जी। 24 अक्टूबर 1990 को जिस दिन अडवाणी जी की रथ यात्रा रोकी गई थी, लालू यादव जी ने गिरफ्तार किया था। लालू यादव जी का दूरदर्शन के आर्काइव में जो जाके कोई देख ले, हो सकता है 25 अक्टूबर हो या 26 अक्टूबर 1990, वो बोलते थे अरे क्या ये सब भगवान भगवान का बात करता है, और रामलला काऊ के भीतर गड़ा हुआ था, अगर इतना ताकत था तो काहे नहीं रोक लिया। कुछ धर्म अरम नहीं है, जात बिरादरी का देश है। और आप देखिए आज वो कह रहे हैं कि हनुमान जी हमारे साथ हैं। आप सोचिए, कभी आपने कांग्रेस की विजय के जश्न में हनुमान जी की गदा और फोटो देखी जो कर्नाटक में देखा? कितना बड़ा परिवर्तन है। और इतना नहीं, प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में चुनावी मंच से देवी स्तुति करने लगी, ममता जी चुनावी मंच से बंगाल के चुनाव में चंडी पाठ करने लगी, यूपी का चुनाव हुआ अखिलेश जी को सपने में भगवान दिख गए, गुजरात का चुनाव हुआ केजरीवाल को नोट पे भगवान दिख गए। ये इतना बड़ा बदलाव इसलिए आया है कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। जब से दिल्ली में मोदी सरकार नजर आते हैं, वो एक अकेला सब पे भारी ऐसा पड़ा है कि अब सबको भगवान नजर आने लगे। चिंता मत करिए, सब एक हो जाएं तो भी दिन में तारे ही नजर आएंगे। जी सापरा साहब जवाब दीजिएगा, और थोड़ा कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रहने वाली है इस गठबंधन में बताइएगा। राहुल गांधी जी ने आज साफ कहा कि हमारे मतभेद हैं, लेकिन हम उनसे ऊपर उठकर साथ निभाएंगे। देखिए, पहले सुधांशु जी की बात का जवाब दे दूं। ये बार बार एक अकेला कहते हैं। इनको याद दिला दूं कि 2014 में ये मेरे ख्याल से 29 पार्टियों का गठबंधन था, और आज भी ये एनडीए सरकार है, आज भी इनका गठबंधन जारी है। परसों ही जीतन राम मांझी को इनके नेता मिले हैं, और ये जीतन राम मांझी के घुटने हाथ लगा करके उसको साथ में ले रहे हैं। यानी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी घबरा रही है ना। और फिर ये जो हमारे अलायंस पार्टनर जो बनने जा रहे हैं उसके ऊपर कटाक्ष करते हैं। तो मैं इनको याद दिलाऊं कि पीडीपी की वही महबूबा मुफ्ती के साथ में आपने सरकार बनाई जिसने कह दिया था कि अफजल गुरु जो है वो राष्ट्रभक्त है, जिनके पिताजी ने शपथ ग्रहण के समय अलगाववाद का धन्यवाद किया था, पाकिस्तान का धन्यवाद किया था, और पूरी बीजेपी की बटालियन, पूरा नेतृत्व नरेंद्र मोदी खुद वहां पर बैठे हुए थे। तो ये तमाम सारे सवाल जो है ये आपको भी जवाब देना पड़ेगा। अब आता हूं कांग्रेस पार्टी का जो सवाल आपने पूछा है कि कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस पार्टी की और श्री राहुल गांधी जी की, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की यही लड़ाई है कि जो देश के संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। जिस तरह से देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है, विभाजनकारी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की जो है उसके खिलाफ हमको लड़ना है। वो लड़ाई कांग्रेस पार्टी की शुरू है। आज देश के अंदर विभिन्न मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, यहाँ पर अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, रुपए में गिरावट जो आई है वो मुद्दा है, चीनी घुसपैठ का मुद्दा है, महिला उत्पीड़न का मुद्दा है। रेसलर 2 महीने से वहां पर बैठी हैं और उनकी कोई बात नहीं पूछता। किसान आंदोलन 1 साल चला था, काले कानून इनको वापस लेने पड़े, हाथ जोड़ करके इन्होंने फिर वापस लिए हैं। तो ये तमाम सारे मुद्दे जो हैं, मणिपुर के अंदर 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, 5000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं, प्रधानमंत्री विदेश घूम रहे हैं, और अमित शाह जी को 24 तारीख अभी याद आई है कि उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग लेनी है। यानी 51, 52, 53 दिन मणिपुर जलने के बाद में और इतने लोगों की मृत्यु होने के बाद में ये कुंभकर्ण की नींद से जागे हैं। सापरा साहब बस एक चीज आप बोलिएगा आगे, उनके देखिए आपने परिवार जितने मुद्दे गिनाए, बहुत से मुद्दे देश के अंदर हो सकते हैं, पार्टी लेकिन ये कहना कि प्रधानमंत्री विदेश घूम रहे हैं, विपक्ष जो है वो भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका के एक देश के न्योते पर स्टेट विजिट पर वहां गए हैं, वहां नरेंद्र मोदी को नहीं भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया गया है,
वहां भारत का प्रधानमंत्री रिकॉर्ड दूसरी बार वहां की संसद को संबोधित कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है इन सब देश की समस्याओं से भागने के लिए विदेश गए। भाई, नरेंद्र मोदी जी विदेश जाने के पहले भी मणिपुर के प्रति कुछ बोल सकते थे, एक ट्वीट नहीं करा उन्होंने, कुछ आदेश दे सकते थे। ऑल पार्टी मीटिंग क्या पहले नहीं हो सकती थी? जब वहां पर आगजनी हो रही थी तब देश के प्रधानमंत्री क्या सो रहे थे? उनको तभी ऑल इंडिया ऑल पार्टी मीट लेनी चाहिए थी। विदेश जाने से पहले अगर देश के प्रधानमंत्री मणिपुर की जो दंगा हो रहा है, जो वहां आगजनी हो रही है, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करते तो हम मानते। आज अमित शाह उस समय कार्रवाई करने जा रहे हैं जब देश के प्रधानमंत्री भी वहां होंगे। और कहां पर मीटिंग हो रही है? ऑल पार्टी मीटिंग दिल्ली में हो रही। ये मीटिंग होनी चाहिए थी इम्फाल में, ये मीटिंग होनी चाहिए थी मणिपुर में, जहां अच्छा, से डायरेक्ट संदेश आपको सुधांशु जी जवाब देना चाहते हैं। देखिए, आज ये दोनों बड़े मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री की अमेरिका की यात्रा, दिल्ली में हो रही है, वहां जिस किस्म का सम्मान भारत को मिला वो, और आज विपक्ष का एकजुट होना, पटना में मिलना, दोनों बड़ी खबरें थी। विदेश यात्रा पर अभी बात कही सापरा साहब ने। सुधांशु देखिए, पहले मैं मणिपुर का जवाब दे दूं। सापरा साहब को याद नहीं है जिस दिन मणिपुर की घटना शुरू हुई, गृह मंत्री अमित शाह जी उसी दिन कर्नाटक का अपना चुनावी दौरा रद्द करके तुरंत गए थे। उन्होंने मीटिंग ली, सारी चीजों के ऊपर जानकारी ली। निश्चित रूप से मणिपुर में एक संवेदनशील स्थिति है जिसके ऊपर सरकार पूरी सतर्कता के साथ नजर रखे हुए। मगर सापरा साहब, ऐसा नहीं है कि मणिपुर में पहली बार हो रहा है। मणिपुर में 70 दिन ब्लॉकेट रहा है, महीनों ब्लॉकेट रहा है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आपके जमाने में भी लगा है, और ये इस प्रकार की बचकानी हरकत कहूं, बचकानी बात कहूं या शरारतपूर्ण बात कहूं, आप कह रहे हैं इम्फाल में मीटिंग होनी चाहिए, यानी सारे लोग जाके इम्फाल में बैठे तो सुरक्षा बल इस समय नेताओं की सिक्योरिटी और उनके प्रोटोकॉल और उसमें लगे, ये क्या बचकानी बात है? और मैं ये भी पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के अलावा जितनी भी पार्टियां और हैं, ये लालू प्रसाद यादव जी का क्या है भाई मणिपुर में? ये समाजवादी पार्टी का क्या है मणिपुर में? जदयू का क्या है मणिपुर में? उद्धव ठाकरे जी का क्या है मणिपुर में? मतलब इसे कहते हैं आग में हाथ सेकने की कोशिश करना। मतलब आपका कुछ वहां ढेले भर का नहीं है। नहीं जी, मगर हमें बुलाना चाहिए और हमें यह करना चाहिए। दुखद परिस्थितियों पे ऐसी शर्मनाक राजनीति से बाज आना चाहिए। अब मैं ये बात कहना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री जी वहां गए, मान्यवर, ऐसा नहीं हुआ है। आपने कहा प्रधानमंत्री जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जो 2 बार संयुक्त सत्र को संबोधित करने जा रहे हैं। स्टेट डिनर मिला, और यह सम्मान आज तक विंस्टन चर्चिल और नेल्सन मंडेला जैसे ही नेताओं को मिला है, 2 बार अमेरिकी संयुक्त संसद को करने का। मगर वहां प्रधानमंत्री जी ने देश की सुरक्षा के लिए क्या क्या किया है? डिफेंस डील हो रही है, सेमी कंडक्टर्स के डील हो रही है, लड़ाकू जहाज के इंजन जी कंपनी के वो अब हमारे यहां बनेंगे, प्रीडेटर ड्रोन बनने की बात हो रही है, और वो जहाज जो कि हमारे विमान वाहक युद्धपोत पे होंगे वो बनने का हो रहा है। मगर सौरभ जी, एक और डिफेंस डील भी है। वो डिफेंस डील पटना में हो रही है। वो किस किस के बीच में हो रही है? ये तो प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं वो तो अमेरिका और भारत के बीच में हो रही है, जिसमें भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा रहा है। ये पटना की डिफेंस डील जानते क्या है? इसमें कोयला घोटाले वाले भी शामिल हैं और दारू घोटाले वाले भी शामिल हैं और भर्ती घोटाले वाले भी शामिल हैं, और चारा घोटाले वाले के साथ बैठ के ये अपने अपने घोटालों की डिफेंस डील करने में लगे हुए हैं कि सब अपना अपना बचाव कैसे करें। मगर अफसोस ये है कि इनके बीच की जो पुल है ना, वो उतना ही कमजोर है जितना बिहार का वो पुल था जो बह गया। उतनी ही दरारें हैं जितनी बिहार की उस पुल में थी। वो भी 2-2 बार बना था और ढह गया। और सौरभ जी, अब तो मांझी भी इनका साथ छोड़ के चला गया। अब तो पुल भी टूट गया, मांझी भी छोड़ गया। अब आपके राहुल भैया की नैया कैसे पार लगेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताए। सापरा साहब, देखिए, मेरा ये कहना है, आपने इतनी सारी डील गिनाई है, कोई ऐसा नहीं है कि देश के पहले प्रधानमंत्री और पहली बार अमेरिका गए और इस तरह की चीजें हो रही। इससे पहले भी जब जब देश के प्रधानमंत्री गए उनका सम्मान हुआ, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू 1946 में गए, चाहे वो 59 में गए, चाहे वो बीच में 52 में गए, उनका इससे ज्यादा सम्मान हुआ है। जब जब राजीव गांधी जी गए या इंदिरा गांधी जी गए, उन्होंने इससे बड़ी बड़ी डील भी वहां पर करी है। लेकिन आपका ये जो सिस्टम है ना, हेडलाइन मैनेजमेंट या पीआर या टीआरपी, ये टीआरपी मैनेजमेंट का धंधा जो है ये आप बंद करिए।
इससे इससे देश को नुकसान होता है। हमारा कहना यह है कि आप जो अमेरिका में कर रहे हो, चलो अगर वो एक बार माना भी तो कि आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप मणिपुर को नजरअंदाज कर दे। इसका यह मतलब नहीं कि आप चीन का च भी अमेरिका में नहीं बोले। यहां पर चीन जो है वो उस मीर को, जो ग्लोबल टेररिस्ट है, उसका प्रपोजल रोक देता है। तो नरेंद्र मोदी जी का फर्ज नहीं बनता था कि वहां पर चर्चा करने का? वहां पर चीन का च भी नहीं चर्चा हुई है, और आप कहते हैं कि हम लाल आंखें दिखाएंगे। ये तमाम सारे मुद्दे देश की जनता जानती है। और आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, 40% कमीशन खोरी की सरकार तो अभी हारी है ना। कर्नाटका में लोगों ने आपको मजा चखाया है, आपको बताया है। जो भ्रष्टाचार के ऊपर बड़े बड़े भाषण करते हो, वो कर्नाटका की सरकार ने, कर्नाटका की जनता ने आपको उत्तर दे दिया है कि आप कितना ही बुखलाइए, कितना ही झूठ बोलिए, बीजेपी भारत की जुमला पार्टी, भारतीय झूठी पार्टी पर लोग अब विश्वास नहीं कर रहे हैं। आपका भ्रष्टाचार पर भी पर्दाफाश है, आप विभाजनकारी राजनीति जो करते हैं उस पर भी पर्दाफाश है। आपने हनुमान जी को भी वापरना चाहा कर्नाटका के चुनाव में, वो भी आपका दांव पे नहीं चला है। तो भारत की जनता जो है वो सतेज हो चुकी है। वो भारत की जनता जानती है कि आप बरगलाते हैं, ध्यान भटकाते हैं। अब आपकी बातों में कोई नहीं आएगा। अब विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, विपक्ष जनता के मुद्दे लेकर के इकट्ठा हो रहा है। 2024 का जो चुनाव होगा वो मोदी वर्सेस मुद्दा होगा। नहीं, मोदी वर्सेस मुद्दा तो ठीक है, मुद्दे तो आप हर चुनाव में लाते हैं, लेकिन इस बार बात हो रही है मोदी वर्सेस वन जॉइंट कैंडिडेट, विपक्ष का एक संयुक्त उम्मीदवार। अगर ऐसा होता है, कांग्रेस पार्टी क्या इसके लिए तैयार है देश भर के लिए? और इसमें फिर हो सकता है सबसे ज्यादा कुर्बानी कांग्रेस पार्टी को ही देनी पड़े। देखिए, अगर कहीं पर कांग्रेस पार्टी को कोई कुर्बानी देने का समय आया तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व उसमें तय करेगा। हम वो तय करने में हम लोग सक्षम हैं। लेकिन पहला मकसद ये है कि जो विभाजनकारी राजनीति है, जो नफरत की राजनीति है, उसके साथ में हमको लड़ाई लड़नी है। और वो लड़ाई जो है हम श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में और हमारे सारे केंद्रीय नेताओं के नेतृत्व में और राज्य के नेताओं के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है, भारतीय जनता पार्टी डर रही है। इसीलिए ये पीआर, टीआरपी, हेडलाइन मैनेजमेंट के पीछे पड़े हैं कि किस तरह से। ठीक है साफरा साहब, चलिए अगर पीआर मैनेजमेंट है, अगर अमेरिका में मोदी जी का जाना, अगर ये और आज का दिन क्या आपका पीआर मैनेजमेंट ज्यादा चल गया, हेडलाइन मैनेजमेंट ज्यादा हो गई कि विपक्ष की एकता की इतनी चर्चा हो रही है? सुधांशु जी से इसका उत्तर लेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना पड़ रहा है, लेकिन इन दोनों खबरों पर लगातार मेहमानों के साथ हमारी चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री का कामयाब अमेरिकी दौरा, उस पर विपक्ष की टिप्पणी, और आज विपक्ष की एकता के बाद बीजेपी में क्या घबराहट है, क्या यही बात सही है? लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। हमारे मेहमान है सुधांशु त्रिवेदी जी भाजपा से, चरण सिंह सापरा साहब कांग्रेस पार्टी से। प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा पर भी हम बात कर रहे हैं, और साथ साथ आज जो दूसरा बड़ा मुद्दा है, देश में विपक्षी दलों की एक साथ बैठक हुई 15 दलों की पटना में, उस पर भी हमारी बात हो रही है। सुधांशु जी, दोनों मुद्दों से जुड़ी हुई बात करते हैं। आज विदेश में जो प्रधानमंत्री से सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति बाइडेन के साथ, उस पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने लिखा सोशल मीडिया पर, यह भारत के इतिहास का काला दिन है कि विदेश में प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा है, भारत के प्रधानमंत्री से, कि भारत में लोकतंत्र के मूल्य गिर क्यों रहे हैं, भारत में आज अल्पसंख्यक भारत के मुसलमान सुरक्षित महसूस क्यों नहीं कर रहे हैं। और आज जब पटना में बोलना शुरू किया ममता बनर्जी ने, तो उन्होंने कहा, मैं कोट कर रहा हूं उनको, उन्होंने कहा हम आज एक नहीं हुए तो इंडिया नहीं रहेगा, भारत का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, चुनाव नहीं होंगे 2024 के बाद। देखिए, सारी बातों का उत्तर देता हूं। पहले देखिए, चरण सिंह सापरा साहब, जोश में जुमला कैसे बोला जाता है, अब डिजिटल रिकॉर्ड अवेलेबल है, बैक करके देख लीजिएगा। ये बोल गए कि नेहरू जी 1946 में भी गए थे अमेरिका, मतलब गुलाम भारत में भी वो अमेरिका गए थे और शानदार स्वागत हुआ था। अब बता देना चाहता हूं, नेहरू जी जॉन एफ कैनेडी के जमाने में गए, और उस समय जो भारत में अमेरिका के राजदूत थे और नेहरू जी के बड़े अच्छे मित्र थे जॉन केनेथ गैलब्रिथ, उनकी किताब एम्बेसडर जनरल से लेके 2-3 बड़े अधिकारियों की उनकी किताबों में पढ़िए। कैनेडी ने कहा कि ये मेरी किसी राष्ट्राध्यक्ष के साथ सबसे वर्स्ट मुलाकात थी,
जिसमें नेहरू जी इंटरेस्टेड ही नहीं थे किसी मुद्दे के ऊपर बात करने में। कैनेडी बहुत कुछ ऑफर करने को तैयार थे भारत को, वो तैयार नहीं थे। निक्सन के साथ इंदिरा जी की मुलाकात में तो वो चर्चा की बात है कि निक्सन ने बहुत देर इंदिरा जी को इंतजार करवा दिया था, रिचर्ड निक्सन ने। खैर कोई बात नहीं। राजीव गांधी जी गए थे, सब संबोधित किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में निकला था, जिसको आप लोग बड़ा अच्छा मानते हैं, कि भोपाल गैस त्रासदी के खलनायक एंडरसन को छोड़ने के एवज में अमेरिका की सरकार ने उनको इतना स्वागत सत्कार किया था, चूंकि सरकारी जहाज में बैठा के भोपाल से एंडरसन को भगाया गया था दिल्ली तक। खैर कोई बात नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपनी पूरी सरकार, देखिए वो कमजोर प्रधानमंत्री कहे गए, एक ही जगह उन्होंने मजबूती दिखाई। जुलाई 2008 में अमेरिका के पक्ष में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील करने के लिए जी जान लगा के एक कर दिया। कोई बात नहीं। उस समय न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत को जो एक छूट मिली है उसमें मनमोहन सिंह सरकार की भी भूमिका है, मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं। मगर ये तो भूमिका दिखाने को तैयार ही नहीं थे। इनकी तो सारी पीआर एजेंसी प्रधानमंत्री को नहीं, इनकी तो पीआर एजेंसी वैश्विक स्तर की लगी थी, तमाम भारत विरोधी पत्रकार भी लगे थे, मगर वो मनमोहन सिंह जी के लिए नहीं, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन यानी प्रधानमंत्री के लिए नहीं, कैबिनेट मंत्री के रैंक पाए व्यक्ति के महिमा मंडन में लगे रहते थे। फोटो भी उनकी बड़ी लगती थी। और अगर मनमोहन सिंह जी को कोई सम्मान मिल गया तो इतना सा दिखना चाहिए, और वो इतना दिखना चाहिए, इस कारण से समस्या हुई। अब चाइना वाले का जवाब देता हूं। चरण सिंह सापरा साहब को शायद सुना ही नहीं पड़ा। अरे भाई, जिस समय मोदी जी दौरे पे हैं उस समय अमेरिका ने शी जिनपिंग को तानाशाह कह दिया, जिसपे चीन के विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति दर्ज की। और आपको ध्यान नहीं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। मजेदार बात यह है सौरभ जी, ये विदेशी पत्रकारों के प्रश्नों पर कितना झूमते हैं। एक वो पाकिस्तान मूल की पत्रकार जिसने व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने उनको एकदम सीधे सीधे झिड़की सुना दी थी। अब देखिए बिडेन क्या बोले मोदी जी की उपस्थिति में भारत के लोकतंत्र पे, कि चाइना जैसी स्थिति नहीं है भारत की, भारत में लोकतंत्र बहुत वाइब्रेंट है। चाइना का उन्होंने नाम लिया, वो चाइना जिसको ये लोग कहते हैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारे ऊपर है। जनाब लाल आंखें क्या, वहां तो ईगल ने ड्रैगन को आंख दिखा दी, हमने तो वहां से आंख दिखवा दिया, हमने तो वहां से झिड़की पड़वा दी। आपको दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता। इतना बड़ा सारे भारतवासियों के लिए गर्व की बात थी, यह आपको समझ में नहीं आता। अब आता हूं ममता जी वाली बात पे, जो वो कह रही हैं कि इंडिया नहीं रहेगा, चुनाव नहीं होगा। जानते क्या होने लगा है? हकीकत में चुनाव होने लगेगा। इनमें से किसी भी पार्टी में कोई आंतरिक लोकतंत्र जैसी चीज ही नहीं है, क्योंकि चुनाव नाम मात्र। सब पार्टियों में एक ही असंदिग्ध नेता रहता है, मगर जब गठबंधन की बात आती है तो संदिग्ध नहीं, सब मिलकर तय करेंगे, जैसे अपनी पार्टी में सब मिलकर तय करते हैं। हाँ, ये मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा इंडिया नहीं रहेगा। अब छोड़िए इंडिया नहीं, अब 21वीं सदी में भारत का उदय हो रहा है। अब भारत एक नए स्वरूप में सामने आ रहा है, और ये इंडिया की मानसिकता वाले लोग जो आज भी वही हैं जो अंग्रेजों के जमाने की मानसिकता लिए हुए, स्वतंत्रता के अमृतकाल में मानी हुई बात है, उस गुलामी की विरासत वालों का पराभव उत्तरोत्तर होता रहेगा, और भारत को स्वाभिमान के साथ मानने वालों का उद्भव भी देश की जनता के आशीर्वाद से होता है। जी सापरा साहब, दोनों बातों का उत्तर आप भी दीजिए। प्रधानमंत्री से तो जो प्रश्न पूछा गया उसका जवाब उन्होंने वहां से दे दिया। कहा भारत के हमारी नसों में लोकतंत्र दौड़ता है, हमारे डीएनए में लोकतंत्र है, तो हम पर लोकतंत्र को लेक्चर हमें ना पिलाया जाए। क्या इस जवाब के साथ हर भारतवासी को खड़ा नहीं होना चाहिए? और क्या आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ममता बनर्जी बोली कि इंडिया नहीं रहेगा अगर हम एक नहीं हुए, क्या इसका प्रतिकार नहीं होना चाहिए था? देखिए, उन रेसलर से पूछिए जो पिछले 2 या 3 महीने से दिल्ली के अंदर आंदोलन कर रहे हैं, उनको पूछिए कि लोकतंत्र जिंदा है क्या? दिल्ली के अंदर एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को या मंत्री को या देश के होम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री को ये नहीं समझ में आ रही कि ये लोग बैठे हुए हैं, उनको बुला लिया जाए या उनको मिल लिया जाए, उनकी क्या दुख तकलीफें हैं। महिला उत्पीड़न का विषय है ना, आप भी कहते थे महिला की सुरक्षा की बात आप कहते थे, या बेटियों की बात आपने की है, तो ये आप किस तरह का उदाहरण दे रहे हैं? और क्या ये लोकतंत्र जिंदा है? उनसे पूछिए। जो किसानों के परिवार 700 किसानों की मृत्यु हुई है, उनसे पूछिए कि लोकतंत्र के तहत उनके परिजनों की हत्या हुई है ना। लखीमपुर खीरी में जो किसानों की हत्या हुई, जो मंत्री पुत्र ने गाड़ी तले रौंद दिया किसानों को, उनके परिवारों को पूछिए। सारे विषय अपनी जगह सबका महत्व है। भारत में अगर लोकतंत्र खत्म हो गया, मेरा एक सवाल ले लीजिए, आप बोलिएगा, भारत में अगर लोकतंत्र खत्म हो चुका है तो आज ये 15 दलों की 15 दल, अब मुझे टोकते क्यों हो?
मेरी बात, मेरा एक सवाल सुन लीजिए, उसका जवाब दे दीजिए, आगे बोलिए अपनी बात। मैं कह रहा हूं अगर मेरी भारत में बात पूरी लोकतंत्र, नहीं होने देते ना, सुधांशु को तो आप टोकते नहीं ना। नहीं नहीं, जिससे टोकना बनता है, जब जो बोलिए। सवाल आता है सर मैं पूछ रहा हूं, अब आप सवाल आप ही से है तो मैं क्या करूं। भारत में अगर लोकतंत्र खत्म हो गया है नहीं, तो फिर सवाल आज सारी मेरे से, पार्टियां मेरी कौन बात से पूरी चुनाव के होने लिए के एकजुट बाद होने भी की सवाल बात कर रही पूछा है? जा सकता है। सारी पार्टियां कौन से चुनाव के लिए एक हो रही हैं अगर लोकतंत्र देश के अंदर नहीं मालूम बचा तो? देखिए, इस देश के अंदर अनेक उदाहरण है जहां पर लोग संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जिस तरह से इनकी सारी जो एजेंसियां हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई, ये तमाम सारी एजेंसियां जो है भारतीय जनता पार्टी की चुनावी टूल किट का हिस्सा बन करके काम कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, अग्रिम संगठन बन करके काम कर रही हैं और मात्र विपक्ष के नेता को टारगेट किया जाता है। और वही विपक्ष का कोई नेता जो भ्रष्टाचारी ये लोग कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में चला जाए तो वो पाक साफ हो जाता है। हेमंता बिस्वा को ये कहते थे ना पानी चोर, अब कैसे मुख्यमंत्री बना दिया। भाग सुहेंदु भाग, यही लोग कहते थे ना, अब सुहेंदु को क्या दर्जा दिया है। नारायण राणे को ये भ्रष्टाचारी कहते थे, क्या हुआ। महाराष्ट्र के अंदर आज जो शिंदे गठ की सरकार है उसके अंदर उनके 3 मंत्री और कम से कम 16 या 17 जो है उनके जो विधायक है उनके ऊपर ईडी लगी हुई है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के इल्जाम हैं। तो फिर भारतीय जनता पार्टी ये उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? कार्रवाई मात्र विपक्ष के नेताओं पर। तो ये जो एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ये तमाम सारी चीजों को देखते हुए जो महिला उत्पीड़न हो रहा है, जो बेरोजगारी की समस्या है, जिस तरह से युवाओं पे अन्याय हो रहा है, किसानों पर अन्याय हो रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र मूल्यों का हनन हो रहा है। और इसीलिए विपक्षी पार्टियां इकट्ठी हो रही है और जनता के मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच चलिए, अच्छा ठीक है, 2024 लोकतंत्र कैसे कमजोर किया जा रहा है और कैसे खत्म करने की ओर बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी, गिना रहे थे वो सुधांशु जी। देखिए, कितनी हास्यास्पद, बचकानी और शरारतपूर्ण बात करने लगते हैं कांग्रेस के लोग। लोकतंत्र खत्म हो गया है इसीलिए आप कर्नाटक में जीत गए। मतलब कर्नाटक में जीत गए तो लोकतंत्र की जीत है, गुजरात हार गए लोकतंत्र खत्म हो गया है, हिमाचल जीत गए लोकतंत्र की जीत है, उत्तर प्रदेश हार गए लोकतंत्र खत्म हो गया है। अरे भाई, टीवी पे बैठ के जैसे ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं अगर चलताऊ भाषा में कहूं, जितना गरियाया गया है मोदी जी को पिछले 9-10 सालों में, उसकी मिसाल नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। उनकी मृत्यु की कामना, मृत्यु के प्रकार से लेके बोटी बोटी काटने और कब्र खोदने तक की बात कहने के बाद, जलवाए जलाल से रहने के बाद कहते हैं बोलने की स्वतंत्रता नहीं, लोकतंत्र खत्म हो गया है। और देखिए इनकी कितनी सेलेक्टिव अप्रोच है। उत्तर से दक्षिण तक चलिए सौरभ जी, कश्मीर में लोकतंत्र खत्म है, पंजाब में जिंदा है। हरियाणा में लोकतंत्र खत्म है, हिमाचल में जिंदा है। उत्तराखंड में लोकतंत्र खत्म है, दिल्ली में जिंदा है। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र खत्म है, राजस्थान में जिंदा है। महाराष्ट्र गुजरात में लोकतंत्र खत्म है, कर्नाटक में जिंदा है। क्या देश के लोगों को बच्चा समझ रखा है क्या कि इस ढंग की आप एब्सर्ड बातें करेंगे? और मैं कहना चाहूंगा, आप तो बहुत जाके बाहर कहे थे, डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाई दे आर ऑब्लिवियस ऑफ द फैक्ट, या यूरोप और अमेरिका लोकतंत्र के संरक्षक हैं। लोकतंत्र के संरक्षकों ने आपको जवाब दे दिया है कि अब आपकी क्या स्थिति है। और वास्तविकता में यह है कि लोकतंत्र के नाम पे हकीकत में वो पार्टियां हैं, ये सारी की सारी पार्टियां पटना में वो हैं जो राजतंत्र, जिन्होंने अपनी पार्टियों में और देश की और प्रदेश की राजनीति को राजतंत्रों में तब्दील करने वाले आज लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। और जहां तक एजेंसी की बात है, मैं कहना चाहता हूं, इनमें से कोई एक पार्टी बताए सौरभ जी 2014 से पहले जिसके नेता ने भ्रष्टाचार के आरोप में एजेंसी, कोर्ट और कचहरी के चक्कर न काटे हो। इसीलिए मैंने फिर बोला, ये वहां पे खड़े हैं जहां लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए थे, मुलायम सिंह जी, मायावती जी के ऊपर 20-20 साल पहले डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केस थे। डीएमके के नेताओं के ऊपर कितने पुराने डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केस हैं। कांग्रेस वालों के ऊपर 2G घोटाला, कोयला घोटाला, वो छोड़िए, नरसिम्हा राव जी देश के पहले प्रधानमंत्री जो पद से हटने के बाद मुकदमे में खड़े हुए भ्रष्टाचार के आरोप में। झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्राइबरी केस, भारत का एकमात्र केस जिसमें कोर्ट में सिद्ध हो गया कि रिश्वत लेकर सरकार बचाई गई। पहले प्रधानमंत्री जो सीधे भ्रष्टाचार के आरोप में घेरे में आए बोफोर्स में, तब न जब मोदी जी थे, ना अमित शाह जी राजनीति में थे, ना भाजपा थी। अरे भैया, आप पीढ़ी दर पीढ़ी से जिस कारण से भ्रष्टाचार में एजेंसी, कोर्ट, कचहरी के चक्कर में पड़े हुए हैं, खामखा में 2014 के बाद जवाब ले लेते हैं जी। ठीक है, बोलिए साहब। अन्यथा गिना दीजिए, एक पार्टी हमारी ऐसी है जिसका कोई नेता नहीं था 2014 के बाद ही आया है। पूछना चाहता हूं, बता दीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, और कोई डर नहीं है।
ये सारे के सारे केवल अपना भ्रष्टाचार, अपना परिवार छुपाने के लिए ठीक है सुधांशु आज जी। एकजुट हो रहे हैं। बोलिए सापरा जी। देखिए, हैरत की बात है किस तरह से ये तमाम सारी बातें भूल जाते हैं। बंगारू लक्ष्मण को भूल जाते हैं, रेड्डी ब्रदर्स को भूल जाते हैं। मैंने इतने सारे नाम गिनाए, हेमंता बिस्वा शर्मा, शुवेंदु अधिकारी, नारायण राणे, तमाम सारे नाम मैंने गिनाए। इस पर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कोई उत्तर नहीं दे रहे कि इनके ऊपर कार्रवाई जो है वो थमी क्यों हुई है। क्यों नहीं आपकी ईडी, सीबीआई, ये तमाम सारी एजेंसियां जो है इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती हैं। ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों होता है। ये सिलेक्टिव अप्रोच बताता है कि आपका ये षड्यंत्र है, आप एजेंसियों का गैर वापर करते हैं। और कितनी बचकानी आपने कंपैरिजन सारी करके दिखाई, कश्मीर से लेकर के आपने नीचे तक हर राज्य का बताया है। क्या जितने मुद्दे मैंने उठाए, चाहे वो हाथरस का मुद्दा था या उन्नाव का मुद्दा था या फिर लखीमपुर खीरी का मुद्दा था, मैंने कोई या बचकानी दिल्ली में बात जो नहीं रेसलर कही। बैठी हैं, लोकतंत्र जो खत्म गोल्ड हो गया, वो मेडलिस्ट मैंने हैं, गिनाया। उनका मुद्दा कितने क्या ये राज्यों में मुद्दे खत्म झूठे हो गया? हैं? बीच में क्या ये डिस्कस मुद्दे करके एक झूठे लाइन हैं? बोलना। नहीं, आप इसलिए क्या इसको कहना बचकानी बात चाहते हो? मत क्या कहिए। ये मुद्दे गलत है? क्या ये आपका एरोगेंस है? ये आप हाँ, मैं कहना चाहता हूं जहां आप जीतते वहां लोकतंत्र है और जहां आप हार गए भारतीय लोकतंत्र जनता खत्म। पार्टी की अकड़ को जनता निकालेगी। अब बीच में क्यों बोलते हैं? अब बीच में क्यों बोल रहे हैं? ठीक, मैं बोलिए आपके सर। बीच में बोला था क्या? तो भारतीय जनता पार्टी का ये अहंकार, भारतीय जनता पार्टी की ये जो अकड़ है, जो मुद्दे हैं, हम वही मुद्दे उठा रहे हैं और उन मुद्दों पर आपके पास में उत्तर नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी अकड़ जाती नहीं है। इसीलिए आपको कर्नाटक और हिमाचल में ये नतीजे देखने पड़े हैं। एक साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 2 चुनाव हारने पड़े हैं। अब भी शर्म करिए, अब भी असली मुद्दों पर आ जाइए, जनता के मुद्दों को उठाइए। हम तो यही विपक्ष यही कहता है ना कि ये जनता की समस्या है, जनता का मुद्दा है, जी। आप इस पर उसका निवारण करिए। क्यों आप उसको नजरअंदाज करते हैं? क्यों आप मणिपुर को नजरअंदाज कर रहे हैं? 53 दिन वहां पर आगजनी हो रही है। क्या ये सरकार की कमजोरी अच्छा नहीं चलिए है? ठीक है आपकी सापरा साहब, डबल इंजन अंतिम की 2 सरकार मिनट है ना? बचे हैं चूंकि क्या कर चर्चा रही है में, डबल इंजन तो मैं की कुछ सरकार? डबल स्पेसिफिक इंजन फेल हो आप गया। दोनों से आप बात मानिए करना इस चाहता हूं बात को। चुनाव को लेकर के। कर्नाटका में आपका डबल इंजन फेल हुआ था, अब मणिपुर में डबल इंजन फेल हुआ है। अच्छा ठीक है सापरा साहब, सीधे सीधे चुनाव की बात करते हैं। ये अभी तक माना जा रहा था और कर्नाटक और हिमाचल के बाद तो बिल्कुल स्पष्ट लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ने जा रही है। क्या इस विपक्षी एकता के लिए आप राहुल गांधी जी की प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेचर को, उनकी उम्मीदवारी को भी पीछे करने के लिए तैयार हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण नेता श्री राहुल गांधी जी हैं और देश के महत्वपूर्ण नेता श्री राहुल गांधी जी हैं। मैं आपको 2004 याद दिलाना चाहूंगा। 2004 में भी इसी तरह से शाइनिंग इंडिया कैंपेन चल रही थी और देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। वो तो नरेंद्र मोदी जी से भी बड़ा उनका व्यक्तित्व था ना, बड़ा चेहरा था जी। और उस समय भी कोई ये नहीं कहता था कि विपक्ष जीत सकता है। लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े, 140 सीटें हमारी आई। कुछ पोस्ट पोल अलायंस हुए, कुछ प्री पोल अलायंस हुए। अब भी 2024 में यही परिस्थिति रहेगी। कुछ प्री पोल अलायंस होंगे, कुछ पोस्ट पोल अलायंस होंगे। हमारे मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है, मनभेद नहीं है। इसीलिए पोस्ट पोल अलायंस भी हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य यह होगा कि हमें हर राज्य दर राज्य किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी राजनीति को हराना है, नफरत को हराना है, यह हमारा लक्ष्य रहेगा। ठीक है, फोकस बड़ा साफ है सुधांशु जी। बीजेपी की सरकार दोबारा नहीं आनी चाहिए, इसके लिए जो करना पड़े। देखिए, इन्हें जो करना है वो करेगी, देश की जनता को जो करना है वो करेगी। अभी ये कह रहे थे मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं, हम कर्नाटक हारे हैं मगर 36% वोट के साथ। हम 75 साल के अपने सबसे बड़े वोट बैंक पर आज भी हैं। आप जेडीएस का 5% वोट ले गए, मगर आप जहां हारे हैं, हम हिमाचल हारे हैं 0.9%, कुल 37,000 वोट का अंतर पूरे राज्य में। आप जहां हारे वहां बर्बादी। उत्तर प्रदेश में लगभग सारी सीटों पर जमानत जब्त। गुजरात में 32 सीटें ऐसी थी जो आजादी के बाद से आज तक आप नहीं, उसमें 17 हार गए। दिल्ली में 2 बार 0-0, विधानसभा लोकसभा दोनों 0। इसलिए जब आप तुलना करें तो थोड़ा सोच विचार करके करें कि जनता ने जो दंड दिया है वो होता है जो आपके साथ है कि 0-0 सीटें, सारी सीटों पर जमानत जब्त। और जो हम हारे हैं वो हार है, वो प्रकार की हार है जो राजनीति में चलती रहती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक अंतर जानते क्या है? अभी आपने देखिए नेतृत्व का सवाल पूछा, तो ये वो पार्टी है, इन्होंने 2004 याद दिलाया। सही बात है, 2004 में देश की जनता से थोड़ी सी चूक हो गई थी,
तो एक ऐसा एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मिला था, उस एक्सीडेंट की वेदना 10 साल ही नहीं रही, आज तक भी उसके घाव बचे हुए हैं। ये वो पार्टी है जिसका नारा हुआ करता था, बचपन हम लोग सुने थे, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। आज वो लोग आके कहते हैं कि नेता नहीं है, तो कोई बात नहीं। कारण क्या है कि किसी के हिम्मत, साहस, हैसियत या औकात नहीं है कि कोई नेता का नाम ले ले, क्योंकि सबको पता है कि यहां वास्तविकता में सब एक दूसरे से डरे हुए हैं। क्योंकि इसलिए मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, इस प्रकार के जो गठबंधन बनते हैं ना निगेटिव आधार के ऊपर, उनके सामने स्थिति यह है कि अब जो चेहरे से जाहिर है छुपाएं कैसे, जी ठीक, आपकी नजरों के मुताबिक नजर आए कैसे। अरे नेता चुनने की कवायद है बहुत बात की बात, पहले मुश्किल है कि अपने परिवार को बचाएं कैसे। चलिए ठीक, समय आज इतना ही था। सापरा साहब नहीं आ पाऊंगा आपके पास उत्तर लेने के लिए, लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 2024 के चुनाव को देखते हुए विपक्षी दलों का आज एक साथ आना, बैठना, बात करना और फिर यह भी कहना कि आगे जो परिस्थितियां बनेंगी देखेंगे, लेकिन साथ रहेंगे। सुधांशु जी, सापरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।